गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज मॉक टेस्ट 22 की परिचर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो समय को व्यतीत किए बगैर आए मॉक टेस्ट 22 की परिचर्चा पे एक नजर डालें। हमारा पहला प्रश्न वर्ड बेस्ड एनालॉजी से संबंधित है। यहां पे हम देख रहे हैं कि एब्यूज को ASUB के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली BGIN को BIGN के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अदर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस बात का हमें निर्धारण करना है। हमने बताया था कि फैक्टर ऑफ सिमिलरिटी मस्ट बी सेम। एनालॉजी की प्रॉब्लम में फैक्टर ऑफ सिमिलरिटी सदृशता का कारक जो है समरूप होना चाहिए। हमें एब्यूज एवं ASUB के संबंध, BGIN एंड BIGN के संबंधवाद का अवलोकन करते हुए एक वैसा ही संबंध अदर किसके साथ प्रदर्शित करेगा, इस बात का निर्धारण करना है। तो चले देखते हैं कि क्या यहां पे हो रहा है। एब्यूज को ASUB में किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर एज यूजुअल रखा गया है और मध्य के जो 3 अक्षर हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया है, दैट इज द पलट दिया गया है। BUS को SUB के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी बिगिन में पहला और अंतिम लेटर जो है वो एज यूजुअल रखा गया है और मध्य के अक्षरों को फिर से रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया, दैट इज द पलट दिया गया। तो BIGN के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक उसी प्रॉपर्टी को हम अदर के साथ भी प्रदर्शित करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति में हम O एवं R पहला और अंतिम अक्षर जो है उसको एज यूजुअल रखेंगे और मिड में जो लेटर है THE उसको पलट देंगे तो यह EHT के रूप में आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा O एंड R कांस्टेंट रहेगा, एज यूजुअल रहेगा एंड THE पलट जाने के बाद EHT के रूप में आ जाएगा। THE पलट जाने के बाद EHT के रूप में आ जाएगा, जैसा कि हम ऑप्शन नंबर C में देख रहे हैं। पहला और अंतिम अक्षर एज यूजुअल रखा गया है, जीव का तीव्र रखा गया है, जबकि THE को पलटकर EHT रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया। इसलिए निश्चित ही विकल्प C तर्कसंगत है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 12 इंग्लिश अल्फाबेट पे आधारित है। आप कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट कम एनालॉजी, क्योंकि यहां पे भी संबंधवाद को दर्शाया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे CYRF NJCQ से रिलेटेड है। इसी प्रकार GBUM RMFX से रिलेटेड है। तो उसी संबंधवाद के आधार पे CZKP दिए गए विकल्पों में से किस एक के साथ संबंधित होगा, वैसा ही संबंध प्रदर्शित करेगा जैसा कि CYRF NJCQ के बीच में है, GBUM RMFX के बीच में है। हम बताना चाहेंगे कि एनालॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि फैक्टर ऑफ सिमिलरिटीज मस्ट बी सेम होना चाहिए। जिस कारक का प्रयोग जो है CYRF NJCQ के बीच में है, GBUM और RMFX जिस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक वैसा ही रिलेशन आपको CZKP किसके साथ प्रदर्शित करेगा, इस बात का निर्धारण करना होगा। तो यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पहला लेटर C को
हम 11 से बढ़ा दें, प्लस 11 कर दें, तो हमारा n आ जाएगा। और दूसरे लेटर को अगर हम जो है -15 कर दें, तो हमारा ये 10वां लेटर ये आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से तीसरे लेटर आर को फिर से हम -15 कर दें, तो हमारा तीसरा लेटर के रूप में यहां सी आ जा रहा है। और फिर से एफ को यदि +11 कर दें, तो 17th नंबर लेटर क्यू आ जा रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, यहाँ पे संबंधवाद का कारक क्या है कि +11 -15 -15 +11 के क्रम से CYRF के लेटर्स को इंक्रीज एवं डिक्रीज करते हुए NJCQ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम GBUM में पहले लेटर G में अगर 11 एक्सीड कर दें, तो ये R 18 नंबर लेटर R हमें प्राप्त होगा। और यदि B में हम 15 सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा 13 नंबर लेटर M प्राप्त होगा। हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि B में आप सोच रहे होंगे कि सर 15 कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ तो रिजल्ट तो नेगेटिव में आ जाना चाहिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी अल्फाबेट का मान नेगेटिव नहीं होता, आपको ऑलवेज पॉजिटिव में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यदि घटाने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लीजिएगा और उसके बाद आपको घटाना होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर B से 15 घटा रहे हैं, दैट इज द यहाँ B 28 का वैल्यूएशन क्रिएट करेगा। और इससे जब हम 15 घटाएंगे, तो 13 नंबर लेटर हमारा M प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और पुनः जब हम U, जिसका अल्फाबेटिकल वैल्यू 21 होता है, इससे भी 15 जब घटाएंगे, तो फिर से मेरा 6 नंबर लेटर F प्राप्त हो रहा है। और अंतिम लेटर जो M है, उससे पुनः जब हम 11 एक्सीड करा देते हैं, तो 24 नंबर लेटर के रूप में X प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी सेम ही है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, संबंधवाद का प्रॉपर्टी क्या है, तो +1 -15 -15 +11 +11 -15 -15 +11 के क्रम से जो है बाईं ओर के अक्षर के समूह को बढ़ाते एवं घटाते हुए दाईं ओर के अक्षर समूह को प्रदर्शित किया गया है। ठीक उसी आधार पे यदि हम CZ कैपी में प्रोसीड करते हैं, तो C में जब हम 11 बढ़ाएंगे, तो 14 नंबर लेटर हमारा N आ जाएगा। और Z में जब हम 15 घटाएंगे, तो हमारा 11 नंबर लेटर K आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे 15 फिर K में 15 घटाएंगे, तो हमारा जो है V आ जाएगा। और फिर P में अगर हम जो है 11 ऐड करेंगे, तो हमारा जो है 27 नंबर लेटर का अभिप्राय होता है। यदि प्रोसेसिंग के बाद कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड करे, तो यह जितना ही एक्सीड करता है उस मान को ही प्रॉपर मान के तौर पे कंसिडर कीजिएगा। तो 27 नंबर लेटर अल्फाबेट में नहीं होता है, अल्फाबेट का एंडिंग वैल्यू 26 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना एक्सीड कर रहा है। तो 27 इज इक्विवेलेंट ऑफ 1, और इसलिए यहाँ पे ए प्रदर्शित किया गया है। इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर C NKVA होगा। क्लियर? सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी BSO SSO के लिए राजधानी कोचिंग में स्टार्ट 22 मई से राजधानी कोचिंग के द्वारा 22 मई से बैच प्रारंभ की जा रही है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सक्सेस इज नेवर एन इंसिडेंटल इंसिडेंट, इट इज द अवार्ड ऑफ राइट डिसीजन, राइट चॉइस एट द राइट टाइम। So if you want to succeed, if you want to success, if you want to achieve your goal, then join with full confidence and take the advantage of our star teacher of this field,
हमारे रिनॉल्ड फिगर से जुड़े और सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से है। जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया कि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ही विविधता देखने को मिलेगा। तो ये अल्फाबेट के ही विविधता के तहत एक प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिस एप्रोप्रिएशन शब्द के सभी स्वर को हटा दिया जाए। बोल रहा है कि इसमें ये शब्द में जितने भी वॉवेल हैं तमाम को आप हटा दें। फिर शब्द के अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करें एंड आफ्टर द अरेंजमेंट दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा इसका निर्धारण करें। जनरली कैंडिडेट क्या करेंगे, सबसे पहले जितना वॉवेल है बैठ बैठ के हटाएंगे। उसके बाद बेचारा क्या करेगा, टोटल को अल्फाबेटिकली अरेंज करेगा। उसके बाद वो जो है रिजल्ट निकालने का प्रयास करेगा और इस क्रम में आप अपना बहुमूल्य समय खो बैठेंगे। प्रश्नों को जब भी बनाएं तो टेक्निकली बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम कम से कम समय में जो है अभीष्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आपको दाएं से जो है चौथे फ्रॉम राइट फोर एंड टू द लेफ्ट and to the left 3 कह रहा है if all the vowels of the word misappropriations are dropped and then the letters of the word are arranged in alphabetical order then which letter will be third to the left of fourth letter from right, that is the to the left कितना 3। हमने बताया था कि जब भी दो डिफरेंट पोल आए, दो डिफरेंट डायरेक्शन आए तो ऐड हो जाएगा मान। और यहाँ पे दैट इज द आपको फ्रॉम राइट सेवेंथ क्या आएगा इस बात का निर्धारण करना है। कहने का अभिप्राय है दाएं से क्या आएगा इस बात का आपको निर्धारण करना है कि दाएं से सातवें पोजीशन पे क्या आएगा। आफ्टर द वॉवेल को हटाने के बाद और रेस्ट ऑफ द लेटर को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आप बाएं से की बात करते हैं तो हम कहते हैं मिनिमम टू आप मैक्सिमम चलते हैं। अगर बाएं से की बात की जाती तो मिनिमम टू मैक्सिमम अर्थात कम मान से अधिक मान वाले अक्षर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दाएं से कहा जा रहा है इसलिए हम क्या करेंगे कि फ्रॉम राइट जब हमको सेवेंथ लेना है तो हम मैक्सिमम मान से मिनिमम मान की ओर प्रोसीड करें। मैक्सिमम मान से मिनिमम मान की ओर प्रोसीड करें। कोई जरूरत नहीं है इसको अरेंज करके और वॉयल्स को हटा हटा के अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपली क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू लेटर टू मिनिमम वैल्यू लेटर सेवेंथ पोजीशन तक जाना है। तो सबसे पहले जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू टी। तो एक नंबर पे आपका दाएं से अरेंजमेंट करने पर एक नंबर पे टी आएगा यदि इसे अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे आफ्टर द वॉवेल को हटाने के बाद। दो नंबर पे राइट साइड से जब हम काउंट करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा नेक्स्ट वन। इसके बाद एस के बाद हमारा तीसरी कड़ी पे आर आ जाएगा, पुनः एक आर है इसलिए चौथी कड़ी पे भी हमें आर ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट वन जब हम अरेंज करने की बात करेंगे तो चूंकि अगली कड़ी में हमारा पी पांचवी में प्राप्त होगा, पुनः पी है इसलिए छठे में भी हमारा पी ही अरेंज होगा। एंड आफ्टर ऑल चूंकि आपको वॉवेल नहीं लेना है ऐसी स्थिति में अब आपके पास एक ही अक्षर बच रहा है सातवें नंबर पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए। वह क्या है, सातवें पोजीशन पे कौन आएगा फ्रॉम राइट, तो आपका वह लेटर जो है वह एन है। इस प्रकार से हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने वॉवेल को ना हटाया ना ही टोटल को अल्फाबेटिकली अरेंज किया और बगैर अरेंज किए हुए
केवल टेक्निकली इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो एग्जाम्स में इस बात का अवलोकन किया जाता है कि आप जो है कितनी बारीकी से, कितनी तीक्ष्णता के साथ, कितनी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ किसी प्रश्न को बनाते हैं, आप कितने शार्प माइंडेड हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी का अवलोकन किया जाता है। ये नहीं कि खेत में आप सारी रात कुदाल चला रहे हैं, वैसा नहीं होता है। विद इन ए सेकंड बनाना है, कैसे बनाना है, इस बात को देखा जाता है, इस बात का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कैंडिडेट कितना शार्प ब्रेन वाला है, कितना तीक्ष्ण दिमाग वाला है, इसलिए एग्जाम्स लिए जाते हैं। क्लियर? हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यह प्रश्न भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के ही विविधताओं से है। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। क्लियर? स्पिरिचुअल मार्किंग हम करते रहे, 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर है। स्पिरिचुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्पिरिचुअल 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 मिनट, ओ सॉरी, यहाँ पे एक लेटर छूट रहा है। देखिए स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 लेटर है। अब कहा क्या जा रहा है, देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, कहने का अर्थ है कि दूसरा और पांचवा इंटरचेंज कराने की बात की जा रही है, दूसरे और पांचवा को। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पांचवा नंबर लेटर अभी आई आ जाएगा। यहाँ पे पांचवा नंबर लेटर आपका क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा। पांचवा नंबर लेटर यहाँ पे आई आ जाएगा और दूसरा नंबर जो लेटर है वो पांचवें पोजीशन पे चले जाएगा। क्लियर? दूसरा नंबर पांचवें पोजीशन पे, दोनों इंटरचेंज कर लिया। आगे क्या कहा जा रहा है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर को क्रमशः सातवें, चौथे और छठे अक्षर को क्रमशः सातवें एवं नौवें, चौथे एवं छठे अक्षर को क्रमशः सातवें और नौवें अक्षर से इंटरचेंज करा दिया जाए। दैट इज द 4 7 से करेगा, 7 4 से करेगा, 6 9 से कर लेगा और 9 6 से कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें और नौवें अक्षर से परिवर्तित किया जाए। अर्थात चौथा को सातवां से करना है, छठा को नौवां से करना है। तो चौथे को सातवां से करना है तो सातवां नंबर लेटर यहाँ पे यू आ जाएगा और चौथा नंबर जो लेटर है, चौथा नंबर जो लेटर है वो कहां चले जाएगा, वो चले जाएगा सातवां पोजीशन पे। क्लियर? और छठा एवं नौवां, कहने का अभिप्राय है जो आपका छठा नंबर लेटर है वो नौवें पोजीशन पे जाएगा, नौवां लेटर जो है वो छठे पोजीशन पे जाएगा। तो यहां से एल उठ के यहां पे आ जाएगा और टी उठ के यहां पे आ जाएगा। क्लियर? टी यहां पे आ जाएगा नौवां नंबर पे, टी नौवां पे आ जाएगा। यही कहा गया है। दैट मीन्स कि रेस्ट ऑफ द लेटर जो है वो एज यूजुअल रहेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें ये और ये को परिवर्तन किया गया, आई पी के स्थान पे आ गया, पी आई के स्थान पे आ गया पांचवें स्थान पे, और चौथे और छठे अक्षर को सातवें और नौवें से परिवर्तित किया गया है क्रमशः। तो चौथा के स्थान पे सातवां लेटर यू आ गया और सातवां के स्थान पे चौथा लेटर यहाँ आर आ गया, और छठा और नौवां को भी परिवर्तन किया गया है। तो छठा लेटर टी नौवां लेटर के स्थान पे चले गया और नौवां लेटर एल छठे स्थान पे चले आ गया।
बाद बाकी तो जो भी लेटर है वो एज यूजुअल रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि आपका जो है या एस, ये एस तो एज यूजुअल रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आई भी आपका 3 नंबर एज यूजुअल रहेगा और इस प्रकार से ये जो 8 नंबर ए है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नए शब्द में जो अक्षरों की नए 7वें 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में जो है अक्षरों की कितनी जोड़ी के बीच उतने ही अक्षर यहाँ पे हैं, आगे या पीछे, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ओर से जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अर्थात दोनों ओर से ये देखना है कि, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बेसिकली ये तो कोई शब्द तो नहीं ही बन रहा है, ये एक अक्षर का समूह है, लेकिन इसमें ये आपको देखने को कहा जा रहा है कि ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं यहाँ पे भी उतने ही अक्षर मौजूद हैं। वैसे अक्षरों के जोड़े को हम लोगों को निर्धारण करना है। कहने का अभिप्राय है कि आप जैसे अगर ये कहा जाए, यहाँ पे ए लिख दिया जाए, यहाँ डी लिख दिया जाए और यहाँ मान लीजिए पी क्यू रख दिया जाए, यहाँ पे कौन सा लेटर है उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे इस बात का निर्धारण करना होता है कि अक्षरों की संख्या उतनी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट में ए और डी के बीच कितने लेटर होते हैं, तो सी और डी, बी और सी, दैट इज द, यहाँ पे अगर पी और क्यू 2 लेटर है तो वो फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पे ए और डी, मान लिया ये समूह रहता है ए पी क्यू डी, तो कहते हैं कि यहाँ ए और डी के बीच यहाँ पे कितने पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो आप कह सकते थे कि अल्फाबेट में ए और डी के बीच में 2 अक्षर होते हैं, यहाँ पे भी देखिए 2 अक्षर हैं। आप ये भी कह सकते थे कि अल्फाबेट में पी और क्यू के बीच 0 लेटर होते हैं, यहाँ पे भी 0 लेटर है, तो आफ्टर ऑल आप कह सकते थे कि यहाँ 2 पेयर है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ निर्धारित करना है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द एवरी लेटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वैसी पोजीशन पे आपको जाना है जहां पे आपका काउंटिंग वैल्यू एंड लेटर वैल्यू बोथ आर टू बी सेम हो जाए। दैट मीन्स ये पेयर काउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर हम एस से चलने की बात करते हैं तो एस का 19 होता है, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कोई हम ऐसा लेटर प्राप्त नहीं हुआ। ये आप अगर मान से नहीं पढ़ते तो आप लेटर से ही प्रोसीड कर सकते हैं। तो एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई लेटर नहीं आया। अगर आई से चलने का प्रयास करते हैं तो आई का प्रॉपर वैल्यू 9 होता है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहां से भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर लेटर से पढ़ते हैं तो आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहां से अगर चलते हैं आई से तो आई जे के एल, देखिए आई जे के एल, आई का मान 9, 10, 11, 12। यहाँ पे काउंटिंग के क्रम में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द प्रॉपर वैल्यू ऑफ एवरी लेटर 1 by 1, और आपको यह देखना है कि काउंटिंग के क्रम में उस क्रम पे स्थित अक्षर जहां पे कि आपका वर्णमाला क्रमांकित मान और काउंटिंग मान दोनों समरूप हो जाए, वो अक्षर और जहां से आपने काउंटिंग का प्रारंभ किया ये आपस में पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आई का प्रॉपर मान 9 होता है, तो 9, 10, 11, 12 अगर मान से नहीं चलते आप लेटर रीड कर सकते हैं। आई जे के एल, कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी आई और एल के बीच 2 अक्षर होते हैं, और यहाँ पे भी आपको आई और एल के बीच 2 ही लेटर दिख रहा है। यहाँ के और के की बात नहीं हो रही है कि वही लेटर हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है नंबर्स ऑफ लेटर उतनी ही होनी चाहिए। आगे यह भी बताना चाहेंगे कि एक अक्षर एक से अधिक अक्षर से भी पेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आई जे के एल एम एन ओ आगे किसी से नहीं फॉर्मेशन कर रहा है, किसी से कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा है। अब मेरा जबकि यहाँ पे यू है तो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एस होगा ही नहीं। लेकिन अब यहां से चलते हैं पी का वैल्यूएशन 16, 17, 18, दैट इज द पी क्यू आर। अल्फाबेट में भी
P और R के बीच में, P और R के बीच में एक लेटर होते हैं, यहाँ पे भी देखिए एक लेटर है, तो ये भी पेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो 16, 17, 18, 19, 20 और अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक ही लेटर एक से अधिक अक्षर के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। देखिए यहाँ वैसा ही हो रहा है कि P, Q, R, S और T, दैट इज द P, T के साथ भी कॉम्बिनेशन कर रहा है, और अल्फाबेट में भी P और T के बीच में Q, R, S 3 लेटर होते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि P और T के बीच 3 लेटर हैं। इस प्रकार से अभी तो 3 पेयर फॉर्म कर चुका है। आगे और हम देखना चाहेंगे। अब यहाँ फिर से L से देखते हैं, तो L 12 होता है, 13, 14, 15 नहीं फॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम R से आगे देखते हैं, R से अवलोकन करते हैं, तो R का 18, 19, 20, R, S, T यहाँ पे फिर से एक पेयर फॉर्मेशन कर गया, और R और T के बीच में अल्फाबेट में भी एक लेटर होते हैं। यहाँ पे भी आपको एक लेटर दिख रहा है। अब चूंकि यहाँ पे कहा गया है कि दोनों ओर से, बोथ साइड से हमें लेना है, तो अब हम दाईं साइड से भी देखेंगे क्या दाईं साइड से भी कॉम्बिनेशन कर रहा है, और यहाँ पे भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखना पड़ेगा। तो अब अगर चलते हैं 1 by 1 ईच लेटर, तो T से अगर चलने का प्रयास करें तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कोई नहीं प्राप्त हो रहा है। ए से चलने का प्रयास करें तो A, B, C, D, E, F, G, H कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। R से चलने का प्रयास करें तो 18, 19, 20, 21 देखिए फिर से प्राप्त हो गया। आपको अगर मान नहीं याद है, ऐसे तो हम अपेक्षा करते हैं कि आपको मान याद रहे, कि मान का नहीं याद रहना ये आपके लिए जो है तर्कसंगत नहीं होगा। आपको अल्फाबेट का मान याद रहना चाहिए, लेकिन अगर मान नहीं याद है फिर भी आप बना सकते हैं। आप लेटर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो RSTU, और आप क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी R और U के बीच 2 लेटर होते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 लेटर ही नजर आ रहा है। वही लेटर हो ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि नंबर्स ऑफ लेटर उतने होने चाहिए, इस बात का आपको निर्धारण करना है। तो R U के साथ भी कॉम्बिनेशन कर लिया। अब L से अगर चलते हैं तो L M N O P Q नहीं बन रहा है। P से चलते हैं तो P Q R S T नहीं बन रहा है, आगे फर्दर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरा तो एक तो IL बन गया पेयर, जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अल्फाबेट में होते हैं। उसके बाद क्या हमारा बना कि एक जो है PR भी बन गया, एक जो है PR भी बन गया, और आगे क्या देख रहे हैं कि यहाँ PR के भी बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि अल्फाबेट में होते हैं। PR के बीच अल्फाबेट में एक लेटर Q होता है, यहाँ पे भी देखिए एक ही लेटर है, और Q हो ये नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे हम क्या देख रहे हैं, P और T के बीच में अल्फाबेट में भी जो है Q R S 3 लेटर होते हैं। यहाँ पे भी P और T के बीच में आपको 3 लेटर नजर आ रहा है, इसलिए एक पेयर आपका P और T भी बन जा रहा है। आगे क्या देख रहे हैं कि R और T का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, क्योंकि R और T के बीच भी अल्फाबेट में एक लेटर होते हैं। यहाँ पे भी उस बात को ये फुलफिल कर रहा है। तो आपका अगला पेयर R और T भी प्राप्त हो रहा है। और फिर जब हम राइट साइड से मूव किया तो हमने क्या देखा कि 18, 19, 20, 21 RSTU, अल्फाबेट में भी R और U के बीच में 2 लेटर होते हैं, यहाँ पे भी 2 लेटर हैं। इसका अभिप्राय है अगला पेयर आपका जो है R और U बन गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पे टोटल 5 जोड़े प्राप्त कैसे हो रहे हैं, जिनके बीच यहाँ पे उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। अर्थात हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चल रहे हैं। हमारे ये जो नेक्स्ट प्रश्न है या इक्वेशनल ब्लड रिलेशन से है। हमने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन एंड इक्वेशनल ब्लड रिलेशन। ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम वी क्लासिफाइड इक्वेशनल ब्लड रिलेशन इनटू 2 टाइप्स। पहला टाइप जो होता है ओनली लिंकिंग द इक्वेशन होता है, और इसमें जो दूसरा टाइप होता है वो फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यहाँ पे जो है ये ओनली लिंकिंग द इक्वेशन है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे
कि सर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिलेशन में तो ए बी इत्यादि लिखा हुआ है और प्रश्न में पी क्यू कहां से आ गया, तो हम आपको बताना चाहेंगे देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म ए बी विच इज गिवन इन डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेप्ट द क्लैरिफिकेशन ऑफ द साइन। कहने का अभिप्राय है कि साइन के स्पष्टीकरण के अलावे जो ए और बी जो दिए गए हैं डेमोन्स्ट्रेटेड रिलेशन में, उसका कोई महत्व तो नहीं है। केवल यह साइन का स्पष्टीकरण के लिए एक उदाहरण स्वरूप आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। आपको यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस है, ये जो मैथमेटिकल साइन है उनका इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन इफ वी राइट सी हैश डी अगर लिखा जाए तो आपको पढ़ना पड़ेगा सी डी की बहन है, सी इज द सिस ऑफ डी, क्योंकि ए हैश बी दैट इज द ए इज सिस ऑफ बी, ए बी की बहन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन इफ वी राइट सी हैश डी इट मींस सी इज द सिस्टर ऑफ डी। ये आप रीड करेंगे। ए @ बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए एंड बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, एंड ए% बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो हम जो है यहाँ पे लिंक करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे है यदि P@Q%L हैश R एंड K है तो Q R से किस प्रकार से संबंधित है, इस बात का ही हमें निर्धारण करना है, यह ज्ञात करना है। तो हमें ये P इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम वहां जाएंगे भी नहीं। हम Q एंड L R के बीच Q से R तक जाने के लिए एक L को लेना पड़ेगा, उसको लेते हुए Q तक चले जाएंगे। हमें यह तय करना है कि Q R से किस प्रकार से संबंधित है। हाउ इज Q रिलेटेड टू R, दैट इज द Q R से कैसे संबंधित है। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसमें भी मिस करते हैं। कहने का अर्थ है बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी मिस करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, कंसेप्ट क्या है। ये गाय है, ये बछड़ा है, ठीक ना। मान लीजिए मिस्टर एक्स आपके फादर हैं और वाई सन है। आपसे पूछा जाता है या आप कहीं जाते हैं, आपसे पूछा जाता है, माना कि आपके फादर एक्स हैं, आपसे पूछा जाता है मिस्टर एक्स से आपका क्या संबंध है, मिस्टर एक्स से आपका क्या संबंध है। आप कह देते हैं वो तो मेरे पिताजी हैं। यदि कहा जाता है आप मिस्टर एक्स का आपसे क्या संबंध है, आप कह देते हैं मिस्टर एक्स का आपसे क्या संबंध है, आप कह देते हैं हम तो उसके पुत्र हैं। तो जनरली बोलचाल की भाषा में दोनों ही स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन में वैसी बातें नहीं होती है। आपको निश्चित संबंध व्यक्त करना होता है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वह व्यक्त करना पड़ता है। तो कंसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशन भी है, जिसकी कि यहाँ पे उतनी परिचर्चा तो हम नहीं कर सकते, वो बेसिक फंडामेंटल क्लास में ही बताए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी आपको बता देना चाहते हैं कि हाउ इज Q रिलेटेड टू R, हाउ इज रिलेटेड टू R, जिसके बाद में रिलेटेड टू लगे उसके पहले वाले के रिश्ते को आपको रिप्रेजेंट करना है। हाउ इज Q रिलेटेड टू R, दैट इज द QR का कौन है, QR से किस प्रकार से संबंधित है। यदि किस प्रकार से संबंधित का प्रयोग किया जाए तो रिलेशन फर्स्ट टर्म जो होता है उसका आपको व्यक्त करना होता है। यहाँ पे देखिए Q और R के बीच के संबंध को स्थापित करना है, इसलिए हम K और P की तो बात ही नहीं करेंगे, इतने को ही लिंक कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेशन A हैश B का अर्थ है B की बहन है, इसलिए L हैश R का अर्थ L इज द सिस ऑफ R, L इज द सिस ऑफ R, सिस दैट शॉर्ट फॉर सिस्टर। L R की बहन है एंड A% B का अर्थ A B का पिता है, इज फादर ऑफ B, दैट इज L% Q% L का अर्थ Q इज द फादर ऑफ L। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि L R की बहन है, L जो है बहन है और ये बहन का Q कौन है, पिता है। तो बहन का आपके जो बहन के पिता होंगे वो आपके कौन लगेंगे, आपके अगर बहन के कोई पिता हैं तो आपके भी पिता लगेंगे। इट मीन्स क्यू आर से किस प्रकार से संबंधित है, दैट इज द क्यू आर का कौन है, तो क्यू आर का पिता है। और ऑप्शन नंबर बी इस बात को
व्यक्त करता है। नेक्स्ट वन, ये हमारा जो प्रश्न है, 7 मित्र ए बी सी डी एफ जी ए और सी, ये जो है कंपैरेबल रैंकिंग पर आधारित है, तुलनात्मक रैंकिंग पर आधारित है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंकिंग, न्यूमरल रैंकिंग एंड कंपैरेबल रैंकिंग। ये कंपैरेटिव स्टडीज पे आधारित होता है, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जबकि न्यूमरल रैंकिंग में आंकिक गणनाओं पे प्रश्न राइज किए जाते हैं। एंड कंप्लीटली न्यूमरल रैंकिंग फॉलो द हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिंपल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। 7 मित्र हैं, हम 7 पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 पोजीशन हमने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ए और सी से जी बड़ा है, ए और सी से जी बड़ा है। आपसे कहा जा रहा है जी इज एल्डर देन ए एंड सी। कह रहा है कि जी जो है ए और सी दोनों से बड़ा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि जी को हम कहां पे प्लेस करें। प्लस ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ए और सी में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इस बात का भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो रहा है। ये तो तय है कि जी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, जी ए और सी से बड़ा है। आगे चलते हैं, जब कंफर्म होगा तो हम सेटअप लेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, ए तीसरा सबसे बड़ा है। अब ए का पोजीशन तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया, ए तीसरा सबसे बड़ा है, ए का पोजीशन तो बिल्कुल तीसरे नंबर पे हम कंफर्म कर देंगे। ए का पोजीशन तो कंफर्म हो गया, ए तीसरा सबसे बड़ा है। और आगे बताया जा रहा है कि ई सबसे छोटा है, दैट इज द ई का पोजीशन भी कंफर्म हो गया 7 नंबर पे। और जी जो है बी से छोटा है। अगर जी ए और सी से बड़ा है तो डेफिनेटली, अगर जी ए से बड़ा है तो जी को तो आप इधर शिफ्ट करने की बात करते, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया जा रहा है, जी बी से छोटा है। इसका अभिप्राय है कि बी को हम यहां रखेंगे और जी को यहां पे रख देंगे। क्लियर। और सी डी, अब जो है सी डी से बड़ा है और सी जो है वह डी से बड़ा है। एक मिनट, सी डी से बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन डी, सी इज ग्रेटर देन डी। ई सबसे छोटा है, ये तीसरा सबसे बड़ा है। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशन हो चुके हैं। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। क्लियर। सी जो है डी से बड़ा है। तो आगे आपको अगर नहीं भी देखते हैं, आगे हो सकता है कि आगे अगर चलते हैं तो ये तो तय हो गया कि अब तो सी ए से छोटा ही होगा। ये तो तय हो चुका है कि सी ए से छोटा ही होगा। तो हम यहाँ पे सी को यहाँ पे भी रख सकते हैं, डी को यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं और एफ को भी। लेकिन अभी क्लियर हम यहाँ पे देखना बताना चाहेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आउट ऑफ 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी, जी इज एल्डर देन ए एंड सी। जी जो है ए और सी से बड़ा है, क्लियर कंफर्म हो रहा है। जी इज एल्डर देन ए एंड सी, सी इज एल्डर देन डी, सी इज एल्डर देन डी, ये भी क्लियर हो रहा है। एफ इज एल्डर देन ओनली 1 फ्रेंड। अच्छा क्लियर, देखिए क्लियर। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे और आ गया, जो कि हमारा जो है वो हिंदी वाले प्रश्न में नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पे मिस कर कुछ हो रहा था। देखिए हिंदी में ये बातें नहीं दी गई है कि ए बी सी डी एफ जी में से जो ए और सी से जी बड़ा है, सी डी से बड़ा है। नहीं, हिंदी में भी दिए गए हैं एफ केवल 1 मीटर से बड़ा है। एफ सॉरी, हिंदी में भी दिए गए हैं एफ केवल 1 मीटर से बड़ा है। तो अगर 1 मीटर से बड़ा है तो डेफिनेटली कि एफ का पोजीशन तो कंफर्म हो गया 6 नंबर पे। इस प्रकार से हमारे तमाम सेटअप कंफर्म हो चुके हैं। ये पूरा सेटअप कंप्लीटली सेटअप हो चुका है, क्योंकि ई तो सबसे छोटा है और एफ केवल 1 से बड़ा है। तो इसका अभिप्राय है कि एफ 6 नंबर पे होगा। और अगर जो है बी जी से बड़ा है और जी ए और सी से बड़ा है तो बी का पोजीशन पहला क्रिएट हो जाएगा। ए तीसरा बड़ा है तो ए आ जाएगा यहाँ पे।
और सी डी से बड़ा है तो 2 सीट है, इसलिए ये 2 सीट सी और डी को दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको फाइनली पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, हु इज द एल्डेस्ट। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? सॉरी फॉर इंटरप्शन, फिर से एक नोटिफिकेशन आपको जारी किया जा रहा है। बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती 2025, जिसकी राजधानी कोचिंग में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में बैच प्रारंभ की जा रही है। बैच 22 मई से प्रारंभ की जा रही है। ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑफलाइन मोड में शामिल होना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आकर अपनी सीट सुरक्षित करा लें, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड सीट है। क्लियर? ये 17 नंबर जो प्रॉब्लम है या सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, 6 व्यक्ति शिक्षक, एडवोकेट, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट एंड राइटर, दैट इज द ऑथर भी आप कह सकते हैं। एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर 6 पर्सन टीचर, लॉयर, 6 पर्सन टीचर, लॉयर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट एंड राइटर are sitting around a hexagonal shaped table in such a way that the lawyer and the writer are not sitting next. कहने का अभिप्राय है कि ये जो 6 व्यक्ति है एक षटकोणीय मेज के गिर्द में बैठे हुए हैं, अराउंड द बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे एक षटकोण बना देते हैं। 1 मिनट, या यहाँ पे षटकोण बना देते हैं। देखिए, ये षटकोण बना दिए। 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन क्रिएट कर दिए। हम आपको बताना चाहेंगे यदि व्यक्ति विशेष का मुख किस ओर है, इस बात का प्रश्न में जिक्र नहीं किया गया हो तो ये आपको मान के चलना है ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। अब देखते हैं यहाँ पे कोई कंफर्मिंग पॉइंट है कि नहीं। हमने बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट को प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में अरेंजमेंट की प्रक्रिया का प्रारंभ कंफर्मिंग पॉइंट से करने का प्रयास कीजिएगा। कंफर्मिंग पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो एक निश्चित दूरी और दिशा को व्यक्त करते हैं। यदि कंफर्मिंग पॉइंट नहीं हो तो सेमी कंफर्मिंग पॉइंट, अर्थात जो कि केवल दिशा या एक प्लेस को व्यक्त करता हो, उसे भी फर्स्ट टाइम आप कंफर्मिंग मानते हुए ही ट्रीट करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? तो देखें, वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। बाय यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि वकील और जो लेखक है, वकील और राइटर जो है, दैट इज द ऑथर है, उनके बीच तालमेल नहीं है। दोनों अगल बगल ना बैठेगा, दोनों के बीच जो है कंट्राडिक्शन है। ठीक ना? पहली बातें बताई गई कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेगा, एक साथ नहीं बैठेगा। शिक्षक डॉक्टर वकील के बीच में बैठा है। आपको बताया जा रहा है टीचर इज सिटिंग बिटवीन द डॉक्टर एंड द लॉयर। ये तो कंफर्म है कि 3 सीट तो रिजर्व हो ही जाएगा। ये कंफर्म है कि टीचर जो है, टीचर डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है, या 3 सीट तो रहेगा ही कंफर्म, बिल्कुल एक साथ।
लेकिन यहाँ पे संभावनाएं भी क्रिएट हो सकती है कि शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है, तो हो सकता है कि यहाँ भी एडवोकेट हो या हो सकता है डॉक्टर यहाँ हो। लेकिन हम क्या बताना चाहेंगे कि पहले ज्यादा आप दिमाग को खुरापात नहीं बनाइएगा। जनरली जैसे रेस्पेक्टेबली कहा है वैसे ही सेट कर दीजिए। दैट इज शिक्षक डॉक्टर वकील, दैट इज द डॉक्टर को एलएचएस पे रखिए, वकील को आरएचएस पे रख दीजिए। बाद में हम देखेंगे अगर कोई झमेला क्रिएट होगा तो हम आगे पीछे चेंज करेंगे, लेकिन पहले अपने दिमाग को ज्यादा पजल्ड नहीं कीजिए, ज्यादा उलझाइए नहीं, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि टीचर डॉक्टर वकील के बीच में, तो हमने यहाँ पे टीचर को रख दिया, टीचर का तो कन्फर्म है भाई, और लेफ्ट साइड में डॉक्टर को रख दिए और यहाँ पे हम वकील को रख दिए। ये 3 सीट तो कन्फर्म है कि रहबे करेगा। लेकिन चेंजिंग का जो अगर यहाँ पे कुछ संभावना बनती है परिवर्तन की, हो सकता है कि डॉक्टर इधर आ जाए, एडवोकेट इधर जा जाए, क्योंकि बिटवीन बैठा तो इसका ये थोड़ा कर रहा है कि इधर डॉक्टर रखे इधर एडवोकेट रखे, यहाँ संभावनाएं क्रिएट होती है। क्लियर? आगे क्या कहा जा रहा है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, तो पॉलिटिशियन को हमने यहां पे बैठा दिया, पॉलिटिशियन को बगल में बैठा दिया। क्लियर? राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, वकील और लेखक के बीच में कौन बैठे हैं? दैट इज वकील और लेखक के बीच में कोई बैठाना है। इसका अभिप्राय है कि आप लेखक यहां नहीं रख सकते, क्योंकि यहां रखिएगा तो वकील और लेखक के बीच में कोई ऐबे नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपको राइटर को यहां रखना है, और ऐसे भी तो आपको मालूम में था कि वकील और लेखक के बीच एक दूसरे से झमेला चलता है, मनमुटाव है, तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पसंद करता। इसलिए चलिए भाई एक सीट हटाइए कर रख देते हैं। तो मेरा अंततः बच कौन उम्मीदवार जा रहा है? मेरा बच जा रहा है एक आपका वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार, हमारा आर्टिस्ट महोदय बच जा रहे हैं। तो वकील और राइटर के बीच में जो है एक मिनट, लेखक के दो शिक्षक डॉक्टर वकील के बीच में, राजनेता डॉक्टर के बगल में, वकील और लेखक के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? तो आर्टिस्ट बैठा है। आप कहिएगा सर कि आपने तो डॉक्टर को इधर रख दिया, एडवोकेट को रख दिया इधर और बना दिया। आप अपने खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे संभावनाएं क्रिएट हो सकती है, हो सकता है कि डॉक्टर एडवोकेट इधर आ जाए, इधर डॉक्टर आ जाए। तो अरे भाई संभावनाएं क्रिएट होती है तो ठीक, हम संभावना भी क्रिएट कर देते हैं। लीजिए देखिए उसमें भी क्या रिजल्ट आता है। अगर संभावनाएं क्रिएट हो रही है, आपके मन में थोड़ा सा सस्पेंस रह जा रहा है, तो उस सस्पेंस को भी हम दूर ही कर देते हैं, उस सस्पेंस को भी हम दूर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि टीचर को तो भाई यहां रख देते हैं, जहां पे था वहीं पे रख देते हैं। टीचर को जहां पे था हम वहीं पे रख देते हैं। चलिए टीचर को वहीं पे रख दिए। और आप जो कह रहे थे कि सर डॉक्टर इधर क्यों रखे, डॉक्टर को इधर रख दीजिए, ठीक है भाई, डॉक्टर को हम राइट साइड में रख दिए और एडवोकेट को ही हम इधर रख दिए। क्लियर? हम एडवोकेट को इधर रख दिए और डॉक्टर के बगल में पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन को हम यहाँ पे रख दिए। हमने पॉलिटिशियन को यहाँ पे रख दिया, और एडवोकेट और राइटर तो एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखना पसंद करता है। तो चलो भाई नहीं पसंद करते हो तो हम जो है राइटर को यहाँ पे सेट कर दिए। तो बच गया कौन? मेरा आर्टिस्ट बच गया। आफ्टर ऑल फिर तो वही है, फिर तो वही है कि एडवोकेट और राइटर के बीच कौन है? फिर आर्टिस्ट है। इसलिए आपने अगर प्रयास किया कि नहीं सेटअप बदल दें, फिर भी आपका आंसर वही आ रहा है। इसलिए क्लियर, जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही है। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है वो वेन डायग्राम पे आधारित है। हम बताना चाहेंगे वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिक प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेबलाइज्ड फैक्ट सराउंडिंग द आवर एनवायरमेंट। हम जो सार्वभौम सत्य को देखते हैं उस पर आधारित होता है। यहां पे कोई भी किसी भी प्रकार की कोरी कल्पना नहीं की जाती, लेकिन जनरली बहुत सारे टीचर, बहुत सारे ऑथर, बहुत सारे गुरु घंटाल वेन डायग्राम में भी कोरी कल्पना करने का प्रयास करते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि आज तक पूरे भारत में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें हाउ टू रीड वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को कैसे रीड किया जाए, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट माई बुक।
मेरी एयरफोर्स रीजनिंग की एक किताब थी जिसमें मैंने इस बात को प्रदर्शित किया है कि वेन डायग्राम को कैसे पढ़ा जाए। आफ्टर ऑल परफेक्ट वर्बल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारी लिखी हुई बुक है, उसमें भी वेन डायग्राम को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसका कंसेप्ट दिया गया है। और पूरे भारत में किसी ऑथर ने वेन डायग्राम को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसका कंसेप्ट प्रतिपादित नहीं किया है, न जारी किया है। हम बताना चाहेंगे कि ऐसे कस के ये बंधन में बंधे होते हैं कि आप क्या के भी इसको हिला नहीं सकिएगा, इस प्रकार से संबंधवाद बनाया जाता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, किसी तरह मिला दो। क्या है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि रीजनिंग का है, रीजनिंग को पेपर है क्या। तो कहने का अर्थ है कि अंधा के लिए तो हर एक जगह हरियाली नजर आता है, आंख रहे तब ना दिखे कि हरियाली है कि बरस्थल है। इसलिए जो जानकार नहीं होते हैं उनके लिए कुछ भी कुछ नहीं होता है। तो आइए चलिए बेकार की बातों को छोड़ के हम इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी के परस्पर संबंध को कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट करता है उसकी बात यहां पे करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे, यदि कंसेप्ट देने का प्रयास करें तो आपका डिस्कशन लिंगर हो जाएगा। कंसेप्ट की अगर अपेक्षा करते हैं जय चौहान से, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल बेसिक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। आप राजधानी कोचिंग में फंडामेंटल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। और अगर आप में काटने की कैपेसिटी होगी तो आप एक जरा भी हिला के दिखा दीजिएगा। नट बोल्ट से टाइट रहता है संबंधवाद और उस पर वेल्डिंग कर दिया जाता है कि एक जरा हिला भी ना सकिएगा, ऐसे रिलेशन यहाँ पे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे बाहरी घेरे में हमने इंडिया को रख दिया और ये जो हमने दिल्ली बना दिया, दिल्ली। और हमने क्या किया कि गुवाहाटी को आसाम के अंदर डाल दिया। कहने का अर्थ है कि दिल्ली और आसाम दोनों इंडिया में ही हैं, लेकिन इंडिया का पूरा भाग ना तो दिल्ली कवर करता है ना इंडिया का पूरा भाग आसाम कवर करता है। इंडिया के कुछ ही भाग में दिल्ली है, इंडिया के कुछ भाग में दिल्ली नहीं है। इंडिया के कुछ ही भाग में आसाम है, इंडिया के कुछ भाग में आसाम नहीं है। और पूरा का पूरा जो गुवाहाटी है वो आसाम में है, लेकिन आसाम के कुछ ही भाग में गुवाहाटी है, आसाम के कुछ भाग में देखिए यहाँ गुवाहाटी नहीं है। और हमने बताया था कि नट बोल्ट टाइट करके उस पर वेल्डिंग कर दिया जाता है कि आप जरा सा भी हिम्मत नहीं हो कि आप हिला सकें। और मेरा ओपन चैलेंज है किसी को कि अगर हिलाने का हिम्मत है तो हिला के दिखाएं। तो इसका अभिप्राय है कि दिए गए डायग्राम्स में से केवल डायग्राम नंबर सी सबसे अप्रोप्रिएट है। अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि अगर हम इसको लेना चाहें, आप यहाँ इंडिया डालिएगा, इंडिया में दिल्ली तो आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में असम नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसको लेने का प्रयास कीजिएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इंडिया डाल दिया जाए, यहाँ पे असम, दिल्ली, गुवाहाटी, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि गुवाहाटी असम के अंदर आना चाहिए, इसलिए आपका ये भी गलत है। और ये अगर आप लेते हैं कि इंडिया में दिल्ली में डाल दीजिए, यहाँ पे इंडिया लीजिए, यहाँ दिल्ली डाल दीजिए, यहाँ पे आसाम लीजिए, यहाँ गुवाहाटी डाल दीजिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या इंडिया आसाम नहीं है, आसाम इंडिया नहीं है, इंडिया और आसाम में कोई संबंध नहीं है। इसका अभिप्राय है यह भी गलत है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है कि दिल्ली और आसाम दोनों ही इंडिया के अंतर्गत आते हैं और गुवाहाटी आसाम के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 based on syllogism, that is the न्याय। यहां पे आपको बताया जाता है कि दिए गए कथन सामान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत क्यों ना हो, फिर भी इन्हें सत्य समझें एवं दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है, इस बात का निर्धारण करें। जनरली कैंडिडेट सोचते हैं कि केवल दोनों ही स्टेटमेंट को जोड़ के ही निकाल दो और जो निष्कर्ष निकलता है फिर उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे
कि सिलोजिज्म अपने आप में केवल एक इन्फरेंस नहीं है। सिलोजिज्म जो है इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्फरेंस, इमीडिएट एंड मेडिएट। जब आप डबल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकालते हैं तो वह मेडिएट इन्फरेंस कहलाता है, और जब हम सिंगल स्टेटमेंट के आधार पे ही कोई कंक्लूजन निकाल लें तो इमीडिएट कहलाता है। मेडिएट दैट मीन्स वेयर इज अ मेडिएटर प्रेजेंट, देयर इज अ मेडिएटर प्रेजेंट, जहां पे कोई अगुआ एक शामिल है और दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित कराता हो। और इमीडिएट इट मीन्स देयर इज नो एनी मेडिएटर विदाउट एनी अगुआ। जब कोई निष्कर्ष प्राप्त होता है तो इमीडिएट कहलाता है। सिलोजिज्म अपने आप में दो प्रकार के इन्फ्रेंस का कंबाइंड फॉर्म है, इसलिए सिलोजिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में हमें मेडिएट और इमीडिएट दोनों तथ्यों पे ध्यान रखते हुए निष्कर्ष का जो है निर्धारण करना चाहिए। हमने बताया था, पहले भी हमने हर एक डिस्कशन में इस बात की चर्चा की है कि जब भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एट फर्स्ट जो है डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, दिया गया कथन किस ग्रुप का है इस बात का आप निर्धारण करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, ए ई आई ओ we denoted by 4 letters of the vowels. E universal affirmative, E universal negative, I particular affirmative, O particular negative. तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो आई ग्रुप का है, दूसरा स्टेटमेंट जो है ई ग्रुप का है, और यहाँ पे अंडा नहीं, यहाँ पे फंडा बनाया जाता है। अंडा वाले जितने देर में एक प्रॉब्लम बनाएंगे उतने देर में फंडा वाले 10 प्रॉब्लम बना देंगे। और अंडा वेन डायग्राम होता है, जो जानकार नहीं होते हैं वही अंडा पारते हैं। फंडा है, देखिए फंडा से कैसे बनता है। आई प्लस ई का रिजल्ट हर हाल में ओ में आता है, आई प्लस ई का रिजल्ट हर हाल में ओ में आता है। तो यहाँ पे हमारे जो निष्कर्ष आएगा, यहाँ पे मेडिएटर हमारा फूल है, मेडिएटर जो है फूल है, और मेडिएट इन्फ्रेंस में वह भूमिका तो निभाता लेकिन निष्कर्ष के रूप में खुद नहीं आता। हाँ, अकेले स्टेटमेंट के थ्रू वो लाया जा सकता जहां की वो अगुआ की भूमिका नहीं निभाएगा। तो अगुआ का काम है कि शादी संपादित कर दे, दुल्हा दुल्हन के बीच रिश्ते को बना दे, और उसके आगे उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पे भी मेडिएटर, लॉजिक में इसको मिडिल टर्म कहते हैं। द टर्म विच इज कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट इज कॉल्ड मिडिल टर्म। तो यहाँ पे फुल मिडिल टर्म है, इसलिए पेड़ और लाल के बीच हमारा संबंध बनेगा। और हम बताना चाहेंगे कि आई और ई के कॉम्बिनेशन से जब भी रिजल्ट आएगा तो हर हाल में ओ में आएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, कुछ पेड़ लाल नहीं है, ये 100% सही है। आफ्टर ऑल आप जो यहाँ लाल लाल से अफर्मेटिव स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे बाय द नेगेटिव टर्म ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। नकारात्मक वाक्यों के शब्दों के आधार पे, टर्म्स के आधार पे सकारात्मक कंक्लूजन कभी निकाले नहीं जा सकते। आफ्टर ऑल इसका कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि सभी पेड़ लाल हैं, आप कहें लाल नेगेटिव का अंश है, ये कभी भी अफर्मेटिव में नहीं जा सकता। इसलिए आपका केवल कंक्लूजन 3 निकलता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। क्लियर? भाई सोच रहे होंगे अंडा वाले लोग कि कैसे ये फंडा से तुरंत झंडा गाड़ देते हैं, तो भाई आप भी गाड़ने का प्रयास करें। फिर से हमारा यह प्रश्न न्याय पे आधारित है, सिलोजिज्म पे आधारित है, और पहला स्टेटमेंट जो है हमारा ई ग्रुप का है और दूसरा स्टेटमेंट पुनः आई ग्रुप का है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे हम ये समझते हैं कि ए ई आई ओ ये स्टेटमेंट कैसे पकड़ते हैं। तो सिंपल है, यदि सभी से प्रारंभ हो, है पे अंत हो, समझ जाइएगा दिया गया स्टेटमेंट ए ग्रुप का होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यदि नो, नन, नेवर, नॉट अ सिंगल, कोई, एक भी नहीं, प्रत्येक, कभी नहीं से स्टार्ट करे, मीन्स कोई और नहीं है पे इंड करे, तो ई है। आई का पहचान होता है यदि कुछ, थोड़े से, बहुत अधिक संख्या में और है पे इंड कर जाए तो आप समझ जाइएगा आई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन है। और अगर कुछ से स्टार्ट करे, सभी से स्टार्ट करे, प्रत्येक से स्टार्ट करे, हर एक से स्टार्ट करे और नहीं है पे इंड कर जाए, तो समझिएगा कि वो दिया गया स्टेटमेंट ओ ग्रुप का है।
तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के क्रम में हमें इस बात का निर्धारण करने का प्रयास करना चाहिए कि दिए गए स्टेटमेंट किस ग्रुप का है, और आफ्टर द निर्धारण हमें देखना होता है कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, किस प्रकार की कॉम्बिनेशन बन रहा है, मोड ऑफ प्रोपोजिशन क्या है। यहां पे भी हमने देखा कि आई और ई का ही कॉम्बिनेशन है। तो अगर मेडिएट इन्फरेंस से बनाने की बात कीजिएगा, दो कथनों के आधार पर रिजल्ट लेने की बात कीजिएगा, तो जब भी रिजल्ट आएगा तो ओ में आएगा, और यहां रिजल्ट आ सकता है क्योंकि आपका मेडिएटर पीला है, कॉमन मिडिल टर्म है, और यहां पे हरा और गुलाबी के बीच संबंध स्थापित हो सकता। अगर इसका बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फरेंस आप बोलते हैं कि सर दोनों स्टेटमेंट के आधार पे निकालते तो क्या आता, तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट के आधार पे आपका आता कुछ गुलाबी हरे नहीं है, ये आता। मेडिएट इन्फरेंस से दोनों स्टेटमेंट से निकालने की बात करते हैं तो आपका आता कुछ गुलाबी हरे नहीं है, ये आता डबल स्टेटमेंट के आधार पे। लेकिन भाई कुछ गुलाबी हरे नहीं है, ये तो आपका यहां पे है ही नहीं, ये कंक्लूजन में है ही नहीं, कुछ गुलाबी हरे नहीं है, ये वैलिड निष्कर्ष आता जो कि नहीं है। तो आप कैंडिडेट सोचेंगे कि अब तो नहीं है क्या, नहीं। अगर नहीं है तब आपको यह विचार करना पड़ेगा कि क्या एकल कथन के आधार पे भी निष्कर्ष यहां पे जनरेट हो रहा है क्या। तो हमने बताया था कि इमीडिएट इन्फरेंस का जब बात करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस: कन्वर्सन, ऑब्वर्सन, कंट्रापोजिशन, इन्वर्सन एंड इम्प्लीकेशन। बट जनरली क्वेश्चन अराइज फ्रॉम कन्वर्सन एंड इम्प्लीकेशन। कन्वर्सन और इम्प्लीकेशन से ही अराइज की जाते हैं। आप कहिएगा कि सर कन्वर्सन है, ये कैसे जानेंगे कि कन्वर्सन हो रहा है, तो हम बताएंगे कि यदि स्टेटमेंट में जो है लिखा रहे, मान लीजिए स्टेटमेंट में लिखा रहे 52, 5 और 2, और कंक्लूजन में आपको दिखे 2 और 5, आपस में ये इंटरचेंज करता प्रतीत हो, तो समझ जाइएगा कि कन्वर्सन करने का प्रयास किया गया है। और कौन सा स्टेटमेंट किस ग्रुप में कन्वर्ट होगा, इसका कंसेप्ट है। ए का कन्वर्सन हमेशा आई में जाता है, ई का कन्वर्सन ई में जाता है, ई का कन्वर्सन ई में जाता है, आई का कन्वर्सन आई में जाता है, और ओ का कन्वर्सन नहीं होता। ये क्यों नहीं होता इसको जानने के लिए आपको अगर क्लास यदि इसके बारे में बताना प्रारंभ किया जाए तो शायद 20-25 क्लास भी कम पड़ जाएंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप परफेक्ट वर्बल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय अजय चौहान का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आई और ई के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट ओ में आता। हमारा रिजल्ट कुछ गुलाबी हरे नहीं है, रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या आ रहा है। तो आप देखिए कोई पीला हरा नहीं है, इसको घुमा दिया, पलट दिया, तो हमने क्या बताया था कि ई का कन्वर्सन ई में होता है, तो हमारा यह निष्कर्ष 100% सही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये गुलाबी पीला है, ये गुलाबी और पीला को भी पलट दिया, ये गुलाबी देखिए गुलाबी कलर से ले रहे हैं, ये गुलाबी और ये देखिए यहाँ पे पीला कलर भी ला देते हैं, ये गुलाबी और पीला को पलट दिया तो ये ले आया। तो एक एक कथन के आधार पे निकल रहा है। और ये जो हरा और गुलाबी आपको बार बार कहते हैं कि हरा नेगेटिव का पार्ट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के पार्ट के आधार पे बाय द टर्म्स ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन इंडिविजुअल वे। तो ये तो 100% गलत होगा। अर्थात हमारा निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड जो है दिए गए कथन पहला और दूसरा का एक वैलिड कन्वर्सन है। इसलिए बाय द रूल ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, बिल्कुल सही है, वो तर्कसंगत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये डिस्कशन पूरा हो चुका है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे कि आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको जैसा भी लगा अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अगर आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हो, राजधानी कोचिंग से भी अगर कोई अपेक्षाएं जुड़ी हो,
तो आप बेझिझक अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक नोटिफिकेशन भी आपको जारी करना चाह रहे हैं कि 10 मई से जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए एक मैराथन बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें कि आपको किस प्रकार से हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके उन बारीकियों को दिखाया जाएगा और ऐसे प्रश्नों से आपको अवगत कराया जाएगा जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। और हम वहां पे भी अपना बेस्ट से बेस्ट राजधानी कोचिंग ट्राई टू प्रोवाइड देयर बेस्ट टू बेस्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।